हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसके लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट थर्ड, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भाग 3। ओके, चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे। चार ऑप्शन हैं, देखना है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन 1867 में 1869 में इसका मुख्य कार्यभार किसने संभाल लिया था? एमजी रनाडे ने। एमजी रनाडे जी ने इसका कार्यभार संभाल लिया था, वो उसके मुख्य कार्यकर्ता बन गए थे। ठीक, और इसकी स्थापना बम्बई में की थी इन्होंने 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 एडी? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, शिवनाथ शास्त्री, ज्योतिबा फूले या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखना है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिबा फूले जी ने। ज्योतिबा फूले जी ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और सत्यशोधक समाज को सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर भी कहते थे, सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स भी कहते थे। ये जो महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनका जो ये टाइटल है फूले, ये इनका पैतृक नाम इनको इनकी फैमिली से मिला है। इनकी जो बैकग्राउंड था, ये माली परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि गार्डनिंग का काम करते थे, फूल लगाने का काम करते थे, तो उससे इनको टाइटल फूले मिला था। इनका जो ओरिजिनल टाइटल है, इनका ओरिजिनल टाइटल है GORHE, गोरे। गोरे इनका ओरिजिनल टाइटल था, जो इनके वंश का असली जो नाम था, जो इनके नाम के पीछे लगता था, वो गोरे था, GORHE, गोरे। और फूले क्या था? इनको इनके काम के अकॉर्डिंग इनकी फैमिली को ये टाइटल मिला हुआ था फूले। और इन्होंने जो सत्यशोधक समाज बनाया है इन्होंने, इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो हैं, इनके नाम में जो महात्मा लिखा हुआ है, वो महात्मा का टाइटल, महात्मा का जो टाइटल है इनका, वो इनको कहाँ मिला? महात्मा का टाइटल इनको किसने दिया, ये जानना जरूरी है। तो 1888 में बम्बई की विशाल सभा में इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। बम्बई की विशाल सभा में, बम्बई की विशाल सभा में 1888 में बम्बई की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये महात्मा ज्योतिबा राव फूले ये एक एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे। कौन थे ये? एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे ये। और इन्होंने बहुत सारे शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया था। ठीक है, और इनका टारगेट क्या था?
अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। लोअर कास्ट के लिए इन्होंने बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए भी ये काम करते थे। इन्होंने महिला शिक्षा को बहुत ज़्यादा जोर कर किया, और समाज के नीचे तबके के जो लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनको अपलिफ्ट किया, उनको समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी एक पुस्तक है, एक बुक है, उसके राइटर्स का नाम पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। तो हमारे पास ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और पेरियार। जैसा कि हम राइट साइड पे देख सकते हैं, इनका महात्मा ज्योतिबा फूले का फोटो लगा हुआ है। क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ये। 11 अप्रैल 1827 से 28 नवंबर 1890 तक इनका जीवन काल रहा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी थे। 1872 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, इनकी अदर बुक हैं, 2-3 और बुक के नाम देख लेते हैं इनकी। इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट बुक हैं जिनका नाम है तृतीय रतन। तृतीय रतन भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। किसान का कोड़ा, किसान का कोड़ा भी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। और अछूतों की कैफियत, अछूतों अछूतों की कैफियत, ये 3 इनकी इम्पोर्टेंट बुक हैं गुलामगिरी के अलावा। अछूतों की कैफियत, तृतीय रतन, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये महात्मा ज्योतिराव फूले की बुक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाज हुज मेन इवेंट। जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सत्य शोधक समाज का जो काम था वो क्या था? अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। तो सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम पिछड़े वर्गों का उत्थान था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज का कार्यक्रम था ये बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र वॉज कॉल्ड लोकहितवादी? हमारे ऑप्शन है एम.जी. रनाडे, पंडिता रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक हैं जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। यहाँ आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते थे? गोपाल हरि देशमुख जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? इसका हिंदी में नाम था भारतीय सेवक समाज। भारतीय भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हिंदी नाम था। ठीक है, तो हमें बताना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जिनकी फोटो यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं। 1866 से लेकर के 1915 तक इनका जीवन काल रहा। ठीक है, और इनके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं भारतीय समाज सुधार आंदोलन में, बहुत मुख्य रोल रहा है इनका। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये चित पावन ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण थे ये, और लिबरल पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, 1889 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के प्रेसिडेंट बने थे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1905 में। ठीक है, और एक बात और, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल मेंटर कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनको बोला जाता है। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, पॉलिटिकल
मेंटर, ये पॉलिटिकल मेंटर थे किसके? गांधी जी के। ठीक है, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के खुद के इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे रनाडे, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के वो राजनीतिक गुरु थे। ये आप याद रखना। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था। इनका न्यूज़पेपर है द हितवाद। इनका न्यूज़पेपर है हितवाद। ये एक इंग्लिश वीकली था, इंग्लिश का न्यूज़पेपर था जो एक हफ्ते में छपा करता था। तो याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले का न्यूज़पेपर का क्या नाम था? हितवाद। या ये द हितवाद किसका न्यूज़पेपर था? द हितवाद न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? Who among the following leaders founded the revolutionary organization अभिनव भारत समाज? तो एक बात तो कंफर्म है, अभिनव भारत समाज क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। आप ये लोग याद रखेंगे, आप लोग ये वाली बात कि अभिनव भारत समाज एक कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। हमें बताना है इस अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वरिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर जी अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे। आपको बता दूं मैं 1899 में इन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर 1904 में जिस संस्था का नाम इन्होंने वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत समाज कर दिया था। तो इस तरह से 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? Which of the following was the तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ बंगाल इन 1924? ठीक है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था, या हिंसा से संबंधित था, या सांप्रदायिकता से संबंधित था, या फिर राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर। उससे पहले ये मैं बता देता हूँ, तारकेश्वर आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तारकेश्वर आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? तो उसका संबंध है बंगाल से। तारकेश्वर आंदोलन का संबंध बंगाल से है। और तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में किस वर्ष हुआ था? 1924। और ये किस से संबंधित था? हमारा आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। ठीक है, और ये क्यों, इसकी मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात यह है 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। तो करप्शन ऑफ टेम्पल से रिलेटेड है ये तारकेश्वर मूवमेंट, करप्शन ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाली पद्धति संबंधित थी। द हाली मेथड या हाली सिस्टम वाज रिलेटेड टू। तो हमारे ऑप्शन है बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर और एजुकेशन। हिंदी में देखते हैं एक बार, हाली पद्धति संबंधित थी किससे? कि हम ऑप्शन दिए गए हैं बंधुआ मजदूरी से, छुआछूत से, किसानों के शोषण से और शिक्षा से। तो हाली पद्धति का संबंध था बंधुआ मजदूरों से, यानी कि बॉन्डेड लेबर से इसका संबंध था हाली पद्धति का। अब इसको देखते हैं इसमें क्या होता था। इस सिस्टम में बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति, यहां लिख देता हूं मैं, कपिल राज जनजाति, ये एक ट्राइब थी, कपिल राज ट्राइब। इस सिस्टम में बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। इस बात को हाली पद्धति कहा जाता था।
ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाली पद्धति का संबंध किससे था? बंधुआ मजदूरी से, जिसमें एक कपिल राज नाम की जनजाति है जिनको उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करनी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव समाज का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। इन्होंने देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में की थी। लाहौर, ठीक है, देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। और ये जो शिवनारायण अग्निहोत्री हैं, ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे, यानी कि ये अर्लियर फॉलोअर किसके थे? ब्रह्म समाज के अर्लियर फॉलोअर थे ये शिवनारायण अग्निहोत्री। बाद में इन्होंने अपना 1887 में खुद देव समाज बनाया था। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी ने बनाया था। ठीक है, उसी से पहले संबंधित रहे होंगे ये शिवनारायण अग्निहोत्री। बाद में इन्होंने अपना समाज बना लिया देव समाज के नाम से। और इनके जो देव समाज के जो उपदेश हैं वो देव शास्त्र नामक बुक में लिखे हुए हैं। देव शास्त्र नामक बुक में देव समाज के रूल रेगुलेशन लिखे होंगे, इनके उपदेश लिखे हैं। देव समाज, देव शास्त्र बुक में देव समाज के उपदेश लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट वाज रिलेटेड टू, किससे संबंधित था ये बताना है। चाइल्ड मैरिज बैन से, यानी कि बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था क्या? या इंटरकास्ट मैरिज बैन से संबंधित था, मतलब अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से? या विडो मैरिज रेस्ट्रिक्शन, मतलब विधवा विवाह प्रतिबंध से? या फिर जनजातीय विवाह प्रतिबंध, मतलब ट्राइबल मैरिज बैन? तो हमें बताना है शारदा एक्ट का संबंध किससे था। तो इसका संबंध था बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, और शारदा एक्ट किस वर्ष आया था? ये आया था 1929 में शारदा एक्ट आया था। ठीक है, अजमेर निवासी एक न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से, मैं लिख देता हूं, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, डॉक्टर हरविलास शारदा। न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट कर दिया गया। तो मतलब डॉक्टर शारदा के नाम पर, डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पर इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट कर दिया गया था। इसमें शादी की न्यूनतम एज, लड़के और लड़के की शादी की क्या न्यूनतम एज डिसाइड की गई? इसमें गर्ल्स के लिए 14 ईयर, यहाँ लिख देता हूँ, गर्ल्स के लिए 14 ईयर और बॉयज़ के लिए मिनिमम 18 ईयर शादी की एज डिसाइड की गई थी। तो शारदा एक्ट का संबंध था बाल विवाह प्रतिबंध से, और इसको कौन लाया था? न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा लाए थे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया। ये अजमेर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, ये निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ एक तरफ संस्थाओं के नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। और पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिएगा देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी HP ब्लावटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी 1875 में। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लावटस्की और उनके सहयोगी कर्नल ऑलकॉट ने की थी। ठीक है, अब आगे का काम देखते हैं। इसमें वो 1879 में ब्लावटस्की और ऑलकॉट जी इंडिया आ गए वो लोग। फिर भारत में उन्होंने अपने कार्य को बढ़ावा देना शुरू किया, और फाइनली 1882 में इन्होंने अपना, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर था
वो अड्यार अड्यार मद्रास में बसा लिया, यहाँ बना लिया। अड्यार अड्यार मद्रास में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बना लिया। ठीक, अब आगे आगे चल करके यहाँ एक बात बताता हूँ मैं आपको कि एनी बेसेंट 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर कब बनी एनी बेसेंट? 1889 में। ठीक है, और फिर वो 1893 में एनी बेसेंट जी इंडिया आ गई और भारत में रहकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर अपना योगदान इस संस्था को देने लगी। और 1907 में जाकर वो इसकी यानी कि प्रेसिडेंट बनी। एनी बेसेंट जी 1907 में जाकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, तो एक बार डिफाइन कर देता हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावटस्की ने की थी। वो 1879 में इंडिया आ गए और यहाँ अपनी संस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए कार्य करने लगे, यहाँ उसका प्रचार प्रसार करने लगे। 1882 में उन्होंने इसका हेडक्वार्टर बना दिया इंडिया में। ठीक है, अड्यार मद्रास में। फिर आगे देखते हैं 1889 में एनी बेसेंट इसकी मेंबर बनती हैं और 1893 में वो इंडिया आती हैं और 1907 में वो इसकी प्रेसिडेंट बन गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर से संबंधित थी एनी बेसेंट। ठीक है, अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसको इरेज कर देता हूँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में। 1897 में की थी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो इसका मतलब ये चीज गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद इस संस्था से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जुड़े हुए नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। हाँ जी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में की थी। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हाँ, वो इससे संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो आर्य समाज से दयानंद सरस्वती संबंधित थे, ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय भी संबंधित थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट भी संबंध थी। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन से संबंधित रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। रामकृष्ण मिशन से संबंधित स्वामी विवेकानंद थे और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? हमसे पूछा यह गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो क्या मैच नहीं करता? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना या रामकृष्ण मिशन से संबंधित रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। ठीक है, इससे संबंधित स्वामी विवेकानंद थे, तो इसलिए ये मैच नहीं होता है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, बाकी ए सी और डी ये करेक्टली मैच्ड है, बी करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करने के लिए है, मैचिंग करना है। इस एक तरफ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनको देखना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना मैंने आपको बता रखा है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में और 1869 में एम जी रनाडे इससे जुड़ गए थे। तो प्रार्थना समाज से संबंधित कौन होता है? एम जी रनाडे, यानी कि ए का क्या मिलता है? 2। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये लिस्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं इनका क्वेश्चन करने का आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें एग्जाम में ये देख लेना चाहिए कि कोई यूनिक आंसर मैच तो नहीं कर रहा है। जैसे हमारा ए का आ रहा है सेकंड से मैच कर रहा है, तो हम अपने ऑप्शन में जाके देखते हैं ए का कोई सेकंड है। हाँ, ये रहा ए का सेकंड यहाँ पर है, तो और किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर जहाँ तक है सी कंफर्म है। लेकिन फिर भी हम और देख लेते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि ए का सी एक ही में है। ठीक, रामकृष्ण की मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, तो बी का ऑप्शन फर्स्ट है। बी का फर्स्ट, हाँ जी, बी का फर्स्ट बिल्कुल सही जा रहा है।
अभी तक हमारा आंसर सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। जैसे कि हम शुरुआती क्वेश्चनों में देखते हुए आ रहे हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। और फिर एक ही बचता है, उसको हम मैच कर देंगे थर्ड से। तो सी का हो जाता है फोर्थ और डी का हो जाता है थर्ड। ठीक। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, एग्जाम में चेक करते हुए चलना होता है कि हमारे कितने ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं। अगर एक या दो ऑप्शन फटाफट यूनिक मैच कर रहे हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है, फिर अदर को मिलाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ मैंने आपको सारे मिला करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैचिंग फॉर्म में है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ उनके स्थान है कि उनका वो किस स्थान से संबंधित थे। ये शायद उनके हेडक्वार्टर्स होंगे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजाराम मोहन राय जी ने की थी। तो ब्रह्म समाज का मैचिंग हो जाता है कलकत्ता से। ठीक है, और हमें एक बात कंफर्म है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में की थी। ये दोनों हमको ऑलरेडी कंफर्म है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज मैच कर गया कलकत्ता से, यानी कि ये ब्रह्म समाज ए, यहाँ नंबरिंग रह गई है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ये ABCD कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए, यहाँ बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ फर्स्ट हमारा जा रहा है ब्रह्म समाज कलकत्ता से, फर्स्ट का जा रहा है थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड है, हाँ जी ये है फर्स्ट का थर्ड, दो मिल रहे हैं फर्स्ट का थर्ड। फिर थर्ड का ए किसमें है? थर्ड का ए इसी वाले में है, और फर्स्ट का थर्ड भी इसी वाले में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर नदवा उल उलमा, इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी लखनऊ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ में। और मानव धर्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी किस स्थान पे? सूरत में। तो ठीक है, तो इस तरह से सेकंड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ हो जाता है। तो क्योंकि हमें इसमें दो ऑलरेडी कंफर्म थे, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इनको आप बताएंगे कमेंट्स में लिख करके आपको कैसा लगा। आपके जो भी सुझाव हों आप कमेंट्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, या आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, या कुछ क्वेश्चन जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।